हे एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। और आप लोगों की ऑडिट की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। जो शेड्यूल बताया होगा होपफुली उसके अकॉर्डिंग आप लोग चल रहे होंगे और कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। ओके, सो देखो, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। जितना हो उसको अच्छे से कर लो और नई चीज आपको कुछ भी नहीं उठानी है। बट एक नई चीज जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है वो इस वीडियो में आपके लिए कवर करके लेके आ रहा हूं, दैट इज आरटीपी मे 2026। ओके, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन नया नहीं होता तो शायद मैं इसको नहीं करवाता, बट मुझे इसमें 2-3 क्वेश्चंस नए लगे और एक टॉपिक तो ऐसा है जिसमें से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट इस आरटीपी में वो क्वेश्चन दिया हुआ है और चांसेस 100% है कि शायद वो कल के एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम अपन जंप करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। पहले देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली क्लिक हो रहे वो नहीं करवाऊंगा मैं, जो सिर्फ इनडायरेक्टली है फिर से वो करवाऊंगा। सबसे पहले इसने बोला हुआ है कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमें इनहेरेंट लिमिटेशंस बतानी है कि क्यों ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता। वो 5 लिमिटेशंस उसको मर्ज करके आप लोग बता सकते हो। फिर इसने ऑडिट स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, वो बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां से आ सकते हैं, मार्केट इंपोर्टेंट। ओके, अब इसने क्या बोला कि एंगेजमेंट पार्टनर है वो स्ट्रॉन्ग इंजीनियर लिमिटेड का। अब वो जब उसने प्लानिंग किया ना तो ये इश्यूज उसने ऑब्जर्व किए, दिक्कतें उसको आई। सबसे पहला, वो अनश्योर है कि मतलब जो न्यू असिस्टेंट थे उसके जो न्यू सबॉर्डिनेट्स हैं वो अनश्योर है कि पता नहीं क्या काम उनसे वो लोग चाह रहे हैं। ओके, सेकंड, वो लोग वो पूरा स्कोप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे कि क्या हमें करना है क्या हमें नहीं करना है। फिर जो हमारा वर्क है वो फॉर्मली प्लान्ड नहीं है और टास्क भी हम लोग एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। और लास्ट ईयर क्या हुआ था, रिटर्न प्रोग्राम नहीं बना था जिसकी वजह से मेंटल प्लान के अकॉर्डिंग चीजें हो गई और कुछ चीजें गलत कर दी। वर्क जो था वो साइन ऑफ नहीं हुआ कि क्या काम किसने किया है। ट्रैक नहीं कर पा रहे कि क्या प्रोग्रेस होगी क्या भी रहती है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वो बनाना चाह रहे हैं इस बार ताकि अगले साल के लिए वो हेल्पफुल रहे। तो ये सारे है ना वो दिए हुए हैं कि ये सब दिक्कतें आ रही है उनको कि वो ट्रैक नहीं कर पा रहे, वो लोग पता नहीं लगा पा रहे कि कितना काम हो गया कितना रहता है अभी और किसको कितना काम देना है ये सब। अब हम बताना है कि ऑडिट प्रोग्राम अगर वो लोग बनाते हैं तो वो कैसे एडवांटेजेस होगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ना तो डायरेक्ट में ये आएगा कि एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। ओके, बट इसको हमें लिंक करके बताना है इस वाले कंसेप्ट से। तो पॉइंट मैंने आपको सारे बता दिए हैं जो जो इसमें लिंक क्लिक हो रहे हैं। सबसे पहला, जो असिस्टेंट अनश्योर है कि उनको क्या काम करना है, तो हमें एक रिटन ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जो हमें ये सारे एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू असिस्टेंट, असिस्टेंट को बताएगा कि क्या काम करना है। इसके अंदर आप लिंक करके लिखोगे। जो दो असिस्टेंट कंफ्यूज है कि क्या काम उन्हें करना है, ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू वो चीज सॉर्ट हो जाएगी। टोटल प्रोस्पेक्टिव, आप जैसे वो लोग पता नहीं लगा पा रहे कितना काम हो गया तो ये टोटल प्रोस्पेक्टिव प्रोवाइड करता है कि कितना काम हमें करना है। फिर इजी सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज। ओके, अब हमें टास्क के अकॉर्डिंग कितना काम एलोकेट करना वो हमें नहीं पता, तो प्रोग्राम हमें ये बताता है कि कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग किस काम कौन सा काम किस असिस्टेंट को हमें देना है। और फिर अब अगर कोई मेंटल प्लान के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो इग्नोरिंग का रिस्क ज्यादा हो जाएगा, तो अब एडवांटेजेस के प्रोग्राम बनाने की ओवरलुकिंग का रिस्क कम हो जाएगा। ओके, फिर साइन ऑफ नहीं किया। ओके, बट एडवांटेज क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम की, किसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं हम साइन ऑफ करवा के। ओके, तो हम ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे तो साइन ऑफ भी करेंगे, तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो जाएगी। इजीली कंट्रोल मॉनिटरिंग बाय द प्रिंसिपल, आप प्रोग्राम बनाए हैं तो ट्रैक भी कर सकते हैं। और इश्यूज क्या है कि वो ट्रैक नहीं कर पाते, तो हम क्या सजेस्ट करेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम बनाना आपके लिए फेजिबल है, बना लीजिए, आप लोग ट्रैक कर पाएंगे। और फर्म यूज करना चाह रही है अगले साल के लिए तो इट एक्ट एज अ गाइड फॉर द सक्सीडिंग ईयर, अगले सालों के लिए गाइड का काम करता है। तो ऑडिट प्रोग्राम इस तरह से एडवांटेजेस हैं कि अगर आज हमने बनाया तो अगले साल भी वो हमें हेल्प करेगा। और फिर प्रोवाइड एविडेंस अगेंस्ट नेग्लिजेंट एलिगेशन, अगर कल को हमारे ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगता है कि वो काम उन्होंने सही नहीं किया तो ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि वो काम सही तरीके से हुआ था। सो अब ये सारे फैक्ट हमें कंसिडर करने हैं और ये हमें कंप्रहेंसिव प्रोग्राम अडॉप्ट करना है जो कि स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग लिमिटेड को एडवांटेजेस होगा। ओके, तो इस तरह से आपको प्रेजेंट करके पूरा आना है। क्लियर? अब उसके बाद हमारा थर्ड उसका क्वेश्चन आता है बेनिफिट्स ऑफ इवेल्युएटिंग द कंट्रोल सिस्टम। वो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप थर्ड में देखो तो इंटरनल कंट्रोल के बेनिफिट में दिया गया है कि एरर्स को फाइंड आउट करना, इंप्रूवमेंट देना, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना, कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को चेक करना, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स की रिलायबिलिटी को चेक करना, ये सब है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर लेना। फिर स्टेट द कंडीशन प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द ऑडिटर
वेल रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को रिलाई करने से पहले हम क्या क्या चीज कंसिडर करेंगे, छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है 500 में, उसकी कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी को, उसके काम की अप्रोप्रिएटनेस को और उसके एजम्पशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि रीजनेबल है रीजनेबल नहीं है, ये सारा आपको यहाँ पर लिख के आना है। ओके जी, इसमें वो पॉइंट मत लिखा ना, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी नेचर ऑफ कंट्रोल, वो पॉइंट है कि उसके काम को कितना रिव्यू करना है या कितना अपने प्रोसीजर उसके काम के ऊपर लगाने हैं, वो फैक्टर बताओ। और यहाँ पे पूछा हुआ कि उसके काम को यूज करना, कैसे यूज करेंगे हम। ओके, फिर 5th चैप्टर का क्वेश्चन में आता है लीगल ओनरशिप, मतलब राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट एग्रीमेंट पूछ लेंगे, परचेज इनवॉइस देख लेंगे, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लेंगे, वो सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर लेना अपने आप। फिर रेवेन्यू, मतलब सेल को वेरीफाई करना है कि सेल जो दिख रही है वो कर हुई या नहीं हुई है, सेल इनवॉइस प्रॉपर होना चाहिए, सेल कंपनी के नाम पर होनी चाहिए, एक इनवॉइस 2 बार रिकॉर्ड ना हो गया हो, बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, जस्ट रिटर्न चेक कर सकते हैं, ये सब थे उसमें। ठीक है, फिर पर्पज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर लोगे। कंप्लीशन रिव्यू वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 265 का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये भी बच्चों को दिक्कत ही करता है। इसने बोला हुआ है कि कुछ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज फाइंड आउट हुई हैं ऑडिटर को, अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है हमें। बच्चे यहाँ पर क्या गलती करेंगे, 265 की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालाएंगे कि कम्युनिकेट करना है, ये करना है, वो करना है, बट यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, तो उसमें 2 पॉइंट आएंगे कि जो डेफिशिएंसीज उसके नजरों में आई हैं और जो अदर डेफिशिएंसीज दूसरों की नजरों में आई थी बट उसको कम्युनिकेट नहीं हुई है, वो हमें कम्युनिकेट करनी है। और कौन कौन से मैटर में इंक्लूड करना है WR में, इसमें जैसे एक वो था ना डिस्क्रिप्शन और पोटेंशियल इफेक्ट और अदर मैटर्स जो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, और डिक्लेरेशन देने की हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, ये सिर्फ वो डेफिशिएंसी जो ऑडिट के दौरान हमें पाई गई हैं। तो देख लें 16th क्वेश्चन, ये देखिए, तो सो ये रहा। ठीक है जी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले क्या बनती है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, अदर डेफिशिएंसीज, और क्या क्या इंक्लूड करना है, डिस्क्रिप्शन, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, पोटेंशियल इफेक्ट। ओके जी, और अदर क्या एक्सप्लेन करना है, ओपिनियन देने के लिए हम अपॉइंट हुए थे, कंट्रोल्स हमने चेक किए हैं, और जो मैटर्स हमने रिपोर्ट किए वो डेफिशिएंसीज को लेके हैं बस। ओके जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 17 वो कह रहा था मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 17 तो ऐसे जो आज तक नहीं आया है। ओके, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के भी चलूंगा कि ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, इसने बोला हुआ है कि यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, 600 का पॉइंट है ये। ओके, इसने बोला है सबसे पहले कि जब ऑडिटर उसका काम यूज करेगा तो कोऑर्डिनेशन की क्या नीड है और क्या क्या प्रोसीजर प्रिंसिपल ऑडिटर को परफॉर्म करने हैं अदर ऑडिटर का यूज करने से पहले। तो सबसे पहले एडवाइस करना है उसको कि उसका काम मेरे कैसे काम में आ सकता है, उसको एडवाइस करना, स्पेशल कंसिडरेशन कौन सी ध्यान में रखनी है, उसको एडवाइस करना है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या पूरी करनी है, रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि उसको काम उसने वो काम पूरा किया हो, और उसके प्रोसीजर्स को वेरीफाई करना है, और जो काम उसने कर लिया है वो हमें वेरीफाई करना है। देखो ये था सबसे पहले। अब नीड क्या है, नीड तो बस यही है कि अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश करने के लिए, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, ये आप देख लेना। अब क्या क्या 600 बोलता है, प्रिंसिपल ऑडिटर को एडवाइस करना है अदर ऑडिटर को, मतलब जो कंपोनेंट का ऑडिटर है उसको एडवाइस करेगा प्रिंसिपल ऑडिटर, हेड ऑफिस का ऑडिटर, कि यूज ऑफ हिज वर्क मेड टू द अदर ऑडिटर्स वर्क, मतलब कैसे अदर ऑडिटर का काम अपने काम आएगा। एडवाइस द अदर ऑडिटर ऑफ द यूज दैट इज टू बी मेड ऑफ द अदर ऑडिटर वर्क, मतलब अदर ऑडिटर का काम मेरे कैसे काम आएगा वो हमें बताना है उसे। फिर इन्फॉर्म करना है स्पेशल कंसिडरेशन, और फिर अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट और रिप्रेजेंटेशन लेने की उसने वो काम किया हो। फिर डिस्कस करने प्रोसीजर की क्या क्या अप्लाई किया उसने, और रिटर्न समरी ऑब्टेन कर सकते हैं, और चाहे तो वो विजिट भी कर सकता है उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके जी, तो ये सारे काम आप लोग कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके जी, क्वेश्चन 18 में देखिए काफी अच्छा सा पॉइंट है ये, डायरेक्ट डेबिट क्वेश्चन। ये हो गया, एनजीओ को वेरीफाई करना अपने आप करना है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन है। बैंक में अब ऑडिट ऑफ एडवांसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एडवांसेस को ऑडिट करेंगे, कल ही मैंने वीडियो अपलोड करा तो आप देख सकते हो। एथिक्स में ये बोला हुआ है, हाउ द एक्शंस एंड मैसेज कन्वेड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर डेमोंस्ट्रेट द लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी। 220 की रेफर है, 220 में लीडरशिप के सिर्फ एक ही पॉइंट थे, एम्फेसाइज ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट, फियर ऑफ रिप्रेजल ना हो, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ऐसे के अकॉर्डिंग काम किया हो, और जो रिपोर्ट इशू करी इन द सर्कमस्टांसेस हो। तो ये सारी चीज हमें देखना पड़ेगा। ओके जी, तो ये थे हमारा आरटीपी के क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, जो मैं आपको देखो क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन नंबर 16। 2, 12 एंड 16 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2, 12, 16, 17 4 क्वेश्चन है ये। ओके जी, 2, 12, 16, 17 ये ऊपर लिख देता हूं मैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। 2, 12, 16, 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें हैं। ओके जी, अब देखिए एक केस स्टडी छोटी सी, बस 2 मिनट की वीडियो और बनाऊंगा मैं इसमें।
अब यहाँ पर एबीसी कंपनी है, अब जो मीट से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और कंपनी ने बहुत सारी इन्वेंट्री मेंटेन करी हुई है, मल्टीपल वेयर हाउसेज है उसके, इन्वेंट्री प्राइस बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, और जो इन्वेंट्री स्लो मूविंग है, बहुत लंबे टाइम से बिकने वाली है। अब बट रिस्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाई है, तो प्रोसीजर ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ऑडिटर ने इंक्वायरीज परफॉर्म करी और ये देखा कि काफी ज्यादा इन्वेंट्री ऑब्सलेट हो रखी है, और ऑब्सलेट इन्वेंट्री को उन्होंने कॉस्ट पर कैरी आउट किया। भाई ये तो गलत हो गया ना, ऑब्सलेट हो चुका तो एनआरवी पे होती है हमेशा, और इसने करी किस पे, कॉस्ट पे। ऑडिटर ने कंट्रोल्स पे टेस्ट किया और ये कंक्लूड किया कि जो कंट्रोल्स है ना वो इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। तो उसने देखा कि क्यों ना हम अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगा दें, ओके, ताकि हम उसमें सेल वेरीफाई कर पाए, इंस्पेक्शन कर पाए, ये सब। जब उसने एविडेंसेस को इवेलुएट करा तो ऑडिटर ने कंसिडर किया कि जो मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दिया है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब जो मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी थी कि सब कुछ ठीक है, वो भी हमें इवेलुएट करना है। तो यहां पर हमें उनके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। सबसे पहला क्या बोला इसने कि which combination of the circumstances justify the auditor decision to obtain the additional audit evidences for the inventory। अब क्या चीजें बताती है कि हमें इन्वेंट्री के लिए ज्यादा एविडेंसेस लेने पड़ेंगे। स्लो मूविंग इन्वेंट्री बताती है कि मैं और एविडेंस नो, मेटलिटी नो, और फिजिकल डिस्पर्सन ऑफ इन्वेंट्री अक्रॉस मल्टीपल हाउसेज में, इसीलिए नहीं, वो इसीलिए क्योंकि प्रायर डिस्क्रिपेंसीज हैं और मुझे इंक्वायरी के कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस मिले हैं, जिसकी वजह से मुझे बताना पड़ेगा या वेरीफाई करना पड़ेगा कि कंट्रोल सही है नहीं है, फिर प्रोसीजर मुझे लगाने पड़ेंगे। तो बी इज द आंसर। ओके, द स्टोर मैनेजर स्टेटमेंट दैट ऑब्सोलेट इन्वेंट्री कॉस्ट पर कैरी आउट हुई है ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट मीट अप कर सके, मतलब प्रॉफिट कम ना हो इसीलिए। अब हम बताना है कि क्या चीज मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अब ये क्या कंक्लूड करता है कि ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैं, ज्यादा सही नहीं है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में एक्सेप्ट कर ले विदाउट फर्दर वेरिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन तो कभी भी ऐसे एक्सेप्ट हम करते ही नहीं है। और फिर इंक्वायरी के रिस्पॉन्सेज को सफिशिएंट मान लेंगे, इंक्वायरी कभी सफिशिएंट होती ही नहीं है, तो बेस्ट आंसर इज सी। इस इंफॉर्मेशन को हम इंडिकेटर मानेंगे कि कुछ गलतियां हो सकती हैं और अपने प्रोसेस भी मॉडिफाई करने पड़ेंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। आंसर मैंने इसलिए लिखे हुए हैं कि लास्ट टाइम है बिल्कुल आपका ये, और तो फाइंड आउट करने में हमारा टाइम खराब ना हो, दैट्स व्हाई, ठीक है। इसको पढ़ लो अच्छे से बस आप। फिर कॉन्ट्राडिक्टरी रिस्पॉन्सेज मिले हैं, ओके, और इंक्वायरी और सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिजाइन करने से पहले उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने हैं। वो क्या डिटरमाइन करना चाह रहा है कि अब ये तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम क्यों लगाते हैं, ताकि हम कंट्रोल्स पता लगा पाए कि कौन से एग्जिस्ट करते हैं और वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं है। बाकी क्या दिया गया, हम कंट्रोल्स क्यों चेक करते हैं, क्वांटिटीज जानने के लिए नहीं, वैल्यूएशन जानने के लिए नहीं, और रिप्रेजेंटेशन हम एक्सेप्ट कर लेंगे बिना फर्दर वेरिफिकेशन के, ये तो सही नहीं है, तो इसलिए दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारा पॉइंट है कि आफ्टर कंक्लूडिंग दैट कंट्रोल वर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, the auditor performed the procedure such as examining a subsequent sale price, physical inspection, slow moving item, and performing substantive analytic procedure. The procedure was primarily designed to determine whether inventory write down had been formally approved in the accordance with this, obtain the direct audit evidences, reassess the design of control, corroborate the management representation। अब इसने ये बोला है कि जो हमने ये कंक्लूड हुआ कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या प्रूव करते हैं, ये प्रूव करते हैं कि obtain direct audit evidences to whether the inventory was overstated due to delayed or inadequate write downs। इसमें ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि कॉस्ट पर रिकॉर्ड करा हुआ है और कॉस्ट पर रिकॉर्ड करा हुआ तो वो सही नहीं है, तो ये चेक करना कि जो हमारी इन्वेंट्री है वो ओवरस्टेटेड तो नहीं है, उसकी वैल्यूएशन के कंट्रोल्स को चेक करना हमारा ड्यूटी बनती थी, और उसके लिए ही हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है कि स्लो मूविंग आइटम है और कॉस्ट पर कैरी आउट कर रखी है, कौन सी एडजस्टन अफेक्ट हुई है इससे, एग्जिस्टेंस नहीं, कंप्लीटनेस नहीं, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर नहीं, बट अफेक्ट क्या हुई, वैल्यूएशन, क्योंकि होनी चाहिए कॉस्ट पे हुई है, ये होनी चाहिए एनआरबी पर हुई है वो कॉस्ट पे, दैट्स व्हाई, समझे। उसके बाद हमारा था जनरल एमसीक्यूज। इसमें है हमारा कि मेथड चेंज हुआ है डब्ल्यूडीवी से स्ट्रेट लाइन, और चेंजेस करंट ईयर में अप्लाई हो गए, एफएस में डिस्क्लोज भी हो गए हैं। अब ऑडिटर ने पूरी एफएस रिव्यू करी है, ओके, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज द ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी बनती है। अब ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी बनती है बताओ, अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करने की मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, ये तो प्रिपेयर प्रेजेंट करने की बिल्कुल गलत है, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, चेंज करने की नहीं, तो टू एंश्योर कि वो एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट नहीं है, तो दिस इज द आंसर। ओके, थोड़ा सा ना सुपर फास्ट इसलिए क्योंकि टाइम काफी कम है, चाहूं तो आपको डीपली भी समझा सकता हूं इसे, बट टाइम एक्चुअली बहुत ज्यादा कम है। ओके, फिर पी एंड कंपनी वर अपॉइंटेड द ऑडिटर ऑफ द दिस soon after completion of the audit, engagement team began discussion for the current year audit. Before identifying the assessed risk of mental, the auditor planned the timing for certain activities such as applying the AP,
ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग एंड द एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो प्लानिंग की डेफिनेशन नहीं लग रही है कि एसेस करने से पहले हम कुछ चीजें करते हैं, मटेरियल डिटरमाइन करते हैं, एक्सपर्ट को इन्वॉल्व है या नहीं, वो सब करते हैं। अब कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट है? प्लानिंग सेपरेट फेस है, वो रिस्क के बाद ही पता चलती है। प्लानिंग तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन से पहले ही करते हैं, उसके बाद ही तो होती है। फिर प्लानिंग प्रिपरेशन के लिए होती है, नो। प्लानिंग इनिशियल के लिए होती है, नो। तो प्लानिंग क्या कंटिन्यूअल और इटरेटिव प्रोसेस है जो पैप लगाने से पहले हमें करनी पड़ती है। सो दिस इज द आंसर। ओके जी। फिर चैरिटेबल ट्रस्ट की हमें ऑडिटिंग करनी है। ओके और लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हमने ऑब्टेन करी है मैनेजमेंट से, और इंटरनल कंट्रोल भी हमने इवेल्युएट किया है, टेस्ट चेक भी अप्लाइड किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमने अप्लाई किया है, और वर्किंग पेपर से हम चेक करना चाह रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द ऑडिटर इन द अबव केस मोस्ट एप्रोप्रिएट, कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है? अब टेस्ट चेक अप्लाई करने हैं इरिस्पेक्टिव कंट्रोल कैसा भी हो। नहीं कंट्रोल को देखिए तो हम टेस्ट चेक अप्लाई करते हैं कि कंट्रोल से इफेक्टिव तो कम करेंगे, इनइफेक्टिव तो ज्यादा करेंगे। सो रिस्ट्रिक्टिंग कंप्लायंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चेक करने और कुछ नहीं करना, ये भी गलत है। वर्किंग पेपर मेटेरियल आइटम के करने ही, मेटेरियल के छोड़ देने, ये भी ज्यादा सही नहीं है। ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है ऑडिट टेस्ट के लिए, वर्किंग पेपर के लिए कि कितना करना है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट सही बेशक से सारे हो, बट हम बताने कौन से मोस्ट एप्रोप्रिएट। ओके जी। सो जितना हो सकता था मैंने इसको समराइज किया है, एंड 16 मिनट में हमने इसको पूरा कर लिया। आप इसको 1.2 की 1.5 की स्पीड पर इसको देख सकते हैं। कोई किसी और चीज पर आपको वीडियो बनवाना तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज के लिए इतना ही, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। और कैसा एग्जाम हुआ तो प्लीज मुझे टेलीग्राम में कॉल करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट। सब अच्छा ही होगा, पैनिक मत करना।